श्री हेमंत जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात शुरू करने के पहले दो अनुरोध करना चाहूंगा कि एक तो हमारे सभी सम्मानीय जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, जब वो अपना उद्बोधन देते हैं तो उन्होंने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब का नाम बिल्कुल गायब कर दिया है। मुझे बड़ा कष्ट होता है सुन के, क्योंकि इस सदन को उन्होंने लीड किया 18-19 वर्ष। और आप तो कमलनाथ जी की चिंता करो। बिल्कुल, आपकी भी चिंता करूंगा मैं, तो यहाँ की चिंता मत करो, आपकी भी करूंगा, मौका देंगे अध्यक्ष जी, आपकी भी करें। तो अध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि मुझे बड़ा दुख, अपने आप में सक्षम है राजपूत जी, अपने आप में सक्षम है। शिवराज जी भी कोई कम नहीं है, वो भी सक्षम है अपने आप में। ये चिंता करने वाले कौन है? वो 9वीं बार के सांसद है कोई अपने पास? ये 20 साल मुख्यमंत्री रहे, एक सीट से 9वीं बार के अध्यक्ष महोदय, पश्चिम को भेजा कलकत्ता, पश्चिम में इस तरह बेटा बहुत है, ऐसे इस तरह मुझे आदरणीय गोविंद राजपूत जी के 2020 के पूर्व के भी भाषण याद है। अगर आप भूल गए होंगे तो कभी आपको YouTube पे पेनड्राइव के थ्रू दूंगा, आप सुनना आप क्या कहते थे, आपको याद दिलाऊंगा। तो अध्यक्ष जी, मैं कह रहा था जिस तरीके से आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब का नाम गायब हुआ है, 16वें सत्र का जो पहला सेशन था उसमें मुख्यमंत्री जी की जो क्लोजिंग स्पीच थी उसमें उन्होंने लगभग आधे पौन घंटे का भाषण दिया और एक भी बार माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का जिक्र तक नहीं किया। मुझे लगा शायद मैंने ही गलत सुना होगा। मैंने पूरा भाषण बुलवाया घर पर, उसको पूरा एक एक बिंदु पढ़ा, कहीं मैंने कहा मामा ही मिल जाए, नाम नहीं मिले, तो कुछ भी नहीं मिला आदरणीय अध्यक्ष, एक भी बार नाम नहीं मिला। अब या तो कोई बहुत बड़ा अन्याय जब वो उच्च शिक्षा मंत्री थे तब उन्होंने किया हो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, तो वो तो वही बता पाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ इतना अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए, वो चाहे बीजेपी में हो या कांग्रेस में हो। दूसरा अनुरोध यह है माननीय अध्यक्ष जी कि जब सभी सम्मानित सदस्य जब अपनी स्पीच देते हैं तो बिल्कुल ऐसा अनुभव होता है जैसे कि हम एमएलए बन के नहीं आए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आए हैं। इतनी बार मोदी जी का जिक्र होता है मानो कि वो यहीं कहीं बैठे हुए, ढूंढना भी पड़ता है, फिर याद आता है कि नहीं हम तो एमएलए हैं। और अगर वास्तविकता में संसद का इतना अच्छा अनुभव देने चाहिए तो मोदी का नारा लगता है पूरा विश्व में, भारत तो छोड़ो विश्व में भी लगता है मोदी का नारा, यही बेटे। धन्यवाद। तो अध्यक्ष जी, अगर हमें वास्तविकता में एक संसद का अनुभव देना चाहते हैं सभी लोग मिलकर, ऐसा लग रहा है 5 साल सबने सोच ही लिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का तो नाम कोई लेता नहीं है, ना वर्तमान का ना पूर्व का। तो हमारे जो वेतन भत्ते हैं, जो सुख सुविधाएं, वो भी संसद जैसी, पूरे सांसद जैसी कर दीजिएगा तो पूरी तरीके से मजा आएगा। संसद एक एमएलए बन के आएंगे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी मजा ले लेंगे, तो मुझे लगता है इसके लिए मैं तो आप सबको धन्यवाद दूंगा। एक हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो एक पहल करी जिसमें चिकित्सा शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग को मर्ज किया, मैं उसके लिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा और वास्तविकता में अच्छी पहल है। मैं चाहूंगा इसी प्रकार से मैं उनको लिखकर, क्योंकि मुख्यमंत्री जी अभी नहीं है, मैं उनको एक पत्र लिख करके सुझाव भी दूंगा कि इसी प्रकार से एमएसएमई और इंडस्ट्री को भी मर्ज करना चाहिए। एमपीएसआई डीसी और डीआईसी को भी मर्ज किया जा सकता है। महिला बाल विकास और महिला सशक्तिकरण को भी मर्ज किया जा सकता है, क्योंकि इनमें कई सारे रिसोर्सेज अनावश्यक यूज हो रहे हैं। और एक मंत्रालय और है माननीय अध्यक्ष जी, आनंद मंत्रालय, जिन्होंने बनाया उनका आनंद ही छीन लिया, तो इसको तो बंदी कर दिया जाए तो ज्यादा उचित होगा। माननीय अध्यक्ष जी, आज जिस विषय पे मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ मैं उस पर आ जाता हूं। आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी का जो अभिभाषण है, मैं उस पूरे अभिभाषण का बिंदुवार विरोध करता हूं, लेकिन मैं एक बिंदु से सहमत हूं माननीय अध्यक्ष जी, और वो है पहला बिंदु। पहले बिंदु में माननीय महामहिम जी ने कहा कि सभी सम्मानित सदस्यों का हार्दिक स्वागत है, मैं इस बिंदु से सहमत हूं। इसके अलावा सारी 58 बिंदुओं का विरोध करता हूं। सारे बिंदुओं पे बोलो मत, कम कर दूंगा, आपका जैसा आदेश होगा, आपके आदेश का तो पालन करना ही पड़ेगा अध्यक्ष जी। 10-12 मिनट तो बोलने दीजिएगा, थोड़ा सा उनके समय में से भी एडजस्ट कर लूंगा, भैया है बड़े, उनसे रिक्वेस्ट कर लूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा बिंदु है माननीय महामहिम जी ने के अभिभाषण का, उसकी अंतिम लाइन में उन्होंने लिखा है, यदि भारत लोकतंत्र की माता है तो यह सदन लोकतंत्र का मंदिर है। निश्चित ही हम भी मानते हैं इस बात को, लेकिन सिर्फ छाप देने से नहीं ये प्रतीत होता है। जितने भी आंकड़े विपक्ष प्रस्तुत करता है उसको दबाने का प्रयास करता है, सही आंकड़े और गलत तथ्य भी सदन में दिए जा रहे हैं। जब मैं माननीय अध्यक्ष जी पिछले पूरक बजट पर जब बोल रहा था तब मेरे सभी सम्मानित सदस्य, माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी सुन रहे थे, हमारे आदरणीय विश्वास सारंग भैया भी सुन रहे थे, और सबने मुझे भरपूर टोका।
और मैंने कहा था कि मैं आपको अपने आंकड़े उपलब्ध करवाऊंगा। तो मैं पहले जो आंकड़े मैंने उस दिन दिए थे मैं उनको आपको पहले उपलब्ध करवा देता हूं। और मैं समझता हूं कि ये विनियोग लेके 2022-23 की किताब जो पटल पे रखी गई, इस किताब के आंकड़े से शायद अध्यक्ष जी आप भी, विश्वास सारंग जी भी, उप मुख्यमंत्री जी भी सहमत होंगे। और यदि इसको डिसोन करते हैं तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। आप इसको ओन करते होंगे मैं समझता हूं। तो अध्यक्ष जी, इसका विनियोग लेके 2022-23 में मैंने एक उदाहरण दिया था। मैंने कहा था कि कितना पैसा पिछले वर्ष लैप्स हुआ, मैंने ये बताया था, जिसको सब लोग चैलेंज कर रहे थे। मैंने कहा कि राजस्व मद में लगभग 35,593 करोड़ रुपए लैप्स हुआ। वैसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत मद में 14,980 करोड़ रुपए लैप्स हुआ। अब यदि कोई मेरी बात को चैलेंज करना चाहे तो मैं उनको कहूंगा रोमन लेटर्स में इसमें पेज नंबर 15 को आप अवलोकन कर लीजिएगा। कहो तो मैं खोल के भी दिखा दूं, ये पेज नंबर 15 ये अंडरलाइन किया हुआ, आप इसको अवलोकन कर लीजिएगा। मेरे आंकड़े सही है कि नहीं आपको खुद आपके द्वारा प्रस्तुत किताब बता देगी। मैंने 3 उदाहरण भी दिए थे माननीय अध्यक्ष जी। एक मैंने उदाहरण दिया था पीएचई विभाग का, जिसमें मैंने कहा था कि विभागीय संपत्तियों के संधारण में 667 लाख के विरुद्ध मात्र 140 लाख रुपए व्यय हुआ। पेज नंबर 96 इसी किताब का आप चेक कर लीजिएगा, ये गलत है या सही है। एक और उदाहरण दिया था पशुपालन विभाग का कि पशुपालन विभाग के मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना में 53 करोड़ के विरुद्ध मात्र 21 करोड़ रुपए व्यय हुआ। पेज नंबर 73 इसी किताब का आप अवलोकन कर लीजिएगा। एक और आंकड़ा मैंने दिया था कि कोविड-19 महामारी के समय भी 61 करोड़ के विरुद्ध मात्र 16 करोड़ रुपए व्यय हुआ। पेज नंबर 89। कृपया विश्वास भैया और उप मुख्यमंत्री जी आप लोग इसका अवलोकन कर लीजिएगा कि ये आंकड़े सही है कि गलत है। वो गलत है तो फिर आपके आंकड़े गलत है, मेरे नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, इसी प्रकार मैंने कहा था जब मेरे भाषण के उत्तर में माननीय वित्त मंत्री जी अपना जवाब दे रहे थे तो उन्होंने मेरा नाम लेकर के कहा और उन्होंने जो शब्द थे वो मुझे थोड़ा याद है, मैं एक बार रिपीट कर दूं आपकी अनुमति। तो माननीय वित्त मंत्री उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पता नहीं हेमंत कटारे जी कहां से आंकड़े लाते हैं, कौन से अभिलेख से लाते हैं, भगवान ही जाने। तो मैंने सोचा भगवान क्यों जाने, हम सदन के सदस्य, सदन के सभी लोग जाने। तो मैंने इसीलिए वो आंकड़े लेकर के आया हूं। मैं कहां से लाया हूं माननीय अध्यक्ष जी, मैंने ये कहा था कि लगभग 57.6% करंट वित्तीय वर्ष का जो टोटल अनुदान था, जो टोटल आपका एलोकेशन था, उसमें से सिर्फ 57.6% खर्च हुआ है। अब ये मैं आंकड़ा कहां से लाया मैं वो भी बताना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बजट पे इसलिए बोल रहा हूं, ये भी बता दूं, अभी आप शायद टोकना चाहेंगे क्योंकि आपने कहा था कोई बात छूट गई हो तो राज्यपाल के अभिभाषण में ले लीजिएगा, आपने अनुमति दी थी। तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के आंकड़े हैं, इसमें लिखा हुआ है फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। और मैं समझता हूं इससे माननीय उप मुख्यमंत्री जी और हमारे वित्त मंत्री जी सहमत होंगे। 11 तारीख का डेटा यानी कल का, और जब मैंने 8 तारीख को डेटा निकाला था उसके बाद ये 9 तारीख को एक बार अपडेट हुआ, इसमें लिखा हुआ ये रियल टाइम डेटा है, प्रत्येक दिन अपग्रेड होता है। और 11 तारीख का डेटा ये कह रहा माननीय अध्यक्ष जी कि जो टोटल व्यय हुआ, जो टोटल एक्सपेंडिचर इसकी कॉलम दी हुई है वो है 58.51%। तो अब मैं एक प्रश्न उठता है क्योंकि माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में ये कहा कि टोटल व्यय 64% हुआ है। यदि 64% हुआ है तो फिर ये आपकी खुद की वेबसाइट, आप अभी बोलेंगे तो अभी मैं आपको चेक करवा दूंगा, कैसे चेक करना है उसको भी मैं आपके लिए आसान कर देता हूं क्योंकि ढूंढने में दिक्कत आएगी। तो आप अपने अधिकारियों को आदेशित कीजिएगा, गूगल पे जाएं, साइबर ट्रेजरी लिखे, रिपोर्ट्स लिखे, रिपोर्ट्स में फाइनेंस डिपार्टमेंट ट्रेजरी डैशबोर्ड को क्लिक करेंगे और उसमें अलॉटमेंट एंड एक्सपेंडिचर एनालिसिस जाएंगे, आपके सामने ये खाका खुल जाएगा जो मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं। और किसी को दिक्कत आए तो आप मुझे बुला लेंगे तो मैं 2 मिनट में हेल्प आउट कर दूंगा। लेकिन मैं आदरणीय अध्यक्ष जी इसको, इस रिकॉर्ड को पटल पर भी रखना चाहूंगा, मैं आपके अवलोकन के लिए जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी विश्वास सारंग जी के लिए भी जरूर मैं रखना चाहूंगा। अगर यहां से कोई लेके इसको प्लीज पटल पे रख दे। एक जना ले लो ना, क्या दिक्कत है? हाँ ले ली अनुमति, स्वीकृति अनुमति है। माननीय अध्यक्ष जी, तो मेरे आंकड़े सही, मैं कहना सिर्फ इतना चाह रहा हूं कि मैंने जो आंकड़े, ठीक है, खूब
हमारे सम्मानित सदस्यों ने खूब मजाक उड़ाया, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को उपहास उड़ाने से कोई दिक्कत नहीं। मेरे स्वर्गीय पिताजी कहते थे जब आप तरक्की करोगे तो पहली स्टेज यही होगी कि सब आपका उपहास उड़ाएंगे, तो मैंने उसको स्वीकार किया। लेकिन अब जो मैं डेटा दे रहा हूँ ये आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट का डेटा है, यदि ये गलत है तो आप बताइए आप जनता को झूठ क्यों परोस रहे हैं? और यदि आपने सदन में गलत जानकारी दी है तो ये तो लोकतंत्र का मंदिर है, यहाँ झूठ बोलना तो और भी बड़ा पाप है। और दोनों डेटा सही नहीं हो सकते, या तो वो 64% है या वो 58% है। कौन सा सही है माननीय वित्त मंत्री जी, कृपया आप बताइएगा। मेरा डेटा आपके समक्ष है। मैं अब राज्यपाल के माननीय महामहिम जी के अभिभाषण पे आ जाता हूं आगे बढ़ के। हेमंत जी 4 बज गए, अभी 4 बिंदु पे बोल देता हूं, उसके बाद जी माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में 11वें बिंदु में यह लिखा हुआ है कि मेरी सरकार घरेलू औद्योगिक एवं गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली देगी। वो बहुत लंबी लाइन है, मैं बस यहीं रुक जाता हूँ। 24 घंटे बिजली देगी पे मैं पॉज कर रहा हूँ। मैं अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने मुझे आदेशित किया एक कागज लेने जाने के लिए। जब रामनिवास रावत जी का ध्यान आकर्षण चल रहा था तो मैं ऑफिस तक गया और जितनी देर में कागज लेके आता 2 बार बिजली गई माननीय अध्यक्ष जी, 2 बार। आप यही चेक कर लीजिएगा। अब मैं भिंड और मुरैना की बात करूंगा तो आप मेरे से बेहतर जानते हैं, तो ये सफेद झूठ है। कम से कम कुछ घंटे कम कर दे, 24 के 24 ही कर दिए, थोड़ी तो गुंजाइश, जब झूठ बोले तो गुंजाइश रखनी चाहिए कि एकदम सफेद ना हो। ऐसे ही माननीय अध्यक्ष जी मैं इसके बिंदु 13, ये जो झूठ शब्द है जी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर झूठ का करें असत्य शब्द का, मैं इसको सुधार कर लेता हूँ। झूठ को जो असत्य कथन दिया गया है इसमें, उस पर माननीयों को विचार करना चाहिए कि इस तरीके का ना है। इसी प्रकार से माननीय अध्यक्ष जी इसका बिंदु 13वें बिंदु में लिखा हुआ है कि 2 करोड़ 30 लाख लोग बहुगामी गरीबी से बाहर आए हैं। 2 करोड़ 30 लाख लोग लगभग 1/4 पॉपुलेशन होती है मध्य प्रदेश की। अगर करंट पॉपुलेशन एक अनुमानित देखेंगे तो 8 करोड़ 70 लाख के आसपास है। तो इसका मतलब 25% लोग गरीब थे। अचानक से जैसे ही राज्यपाल जी का ये अभिभाषण हुआ वो अचानक से गरीब नहीं बचे हैं उस दिन के बाद से। तो ये जो लोग अचानक अमीर हो गए अध्यक्ष जी, अचानक से इस अभिभाषण के बाद से, मैं जानना चाहता हूं सरकार इनकी सूची तो उपलब्ध करवाए कि आप ये लोग इनकम टैक्स कितना इनकम दे रहे हैं, कितना भर रहे हैं, इनके नीचे लोग कितना रोजगार पा रहे हैं। और एक बिंदु और है जिससे मैं इसको कनेक्ट करना चाहूंगा, बिंदु 36, इसमें लिखा हुआ है कि 3.86 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाए। एक तरफ आप कह रहे हो सब गरीबी से मुक्त हो रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनको आयुष्मान कार्ड देकर के फ्री इलाज करवाए। दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है। आप आयुष्मान कार्ड बढ़ाते जा रहे हो और बोलो गरीबी बची नहीं। और जब मैं गरीबी को देखता हूं तो मेरा गरीबी के आंकड़ों को देखने का नजरिया यह किताब नहीं है। मैं ऐसे देखता हूं माननीय अध्यक्ष जी कि जब मैं 2017 में एमएलए चुना गया था तब मैं यहां आता था और जितने स्ट्रीट लाइट्स रास्ते में पड़ते थे, और ज्यादा दूर नहीं जाना अध्यक्ष जी, यहां से बिल्कुल नजदीकी बिरला मंदिर है, जब मैं वहां जाता था थोड़ा भोजन वितरण करने के लिए तो 1 या 2 लोग ही भूखे गरीब मिलते थे। आज मैं जाता हूं 20-20 लोग खड़े हुए हैं। 2017 और ये 2024 का अंतर है। किसी भी रेड लाइट सिग्नल से क्रॉस होता हो तब एक भी आदमी नहीं मिलता था। आज वहां पे कोई गुब्बारा लेके आ जाएगा, कोई गाड़ी की सफाई के इक्विपमेंट्स लेके आ जाएगा, जब उससे बोलेंगे नहीं है जरूरत तो वो बोलता है कि हमें भूख लग रही है, कुछ पैसे ही दे जाओ। ये गरीबी है। मैं इस किताब की गरीबी को नहीं मानता। और यदि ऐसे अगर गरीबी दूर हो रही हो, सबने ताली बजा दी राज्यपाल जी के अभिभाषण में, पूरे सदन ने, लेकिन वास्तविकता में कोई गरीबी दूर हुई है? आप किसी एक जिले का, एक क्षेत्र का, एक ब्लॉक का आंकड़ा ले लीजिए, मैं प्रैक्टिकल आंकड़ा उसका अवलोकन करेंगे, कहीं गरीबी दूर नहीं, गरीबी बढ़ रही है मध्य प्रदेश में। हेमंत जी कृपया समाप्त करें। अभी अध्यक्ष जी मैं 2-4 बिंदुओं पे और अभी मैंने सिर्फ एक ही बिंदु पे बोला है। नेता प्रतिपक्ष को बोलना नहीं। नेता प्रतिपक्ष जी का भी संरक्षण ले लेता हूँ थोड़ा सा, आपके समय में से ले सकता हूँ? नहीं समय नहीं, 4 हो गया, 4 बज गए, 4 बजे रिप्लाई होना था जी। और अभी नेता प्रतिपक्ष, मैं 10 मिनट का समय और माननीय अध्यक्ष जी आपके संरक्षण 5 मिनट। मैं एक इसका जो 14वां बिंदु है माननीय अध्यक्ष जी, 1 मिनट में पूरा समाप्त। मैं थोड़ा सा, इसका 14वां बिंदु है, इंदौर स्थित हुकुमचंद मिल के 4800 श्रमिक परिवारों को उनके हक की राशि 224 करोड़ रुपए के भुगतान की पहल कर लंबे समय से संघर्ष कर रहे मजदूरों को यदि किसी ने न्याय दिलाया है तो वह माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मेरी सरकार ने दिलाया। एक सेकंड, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन क्या था ये बताना चाहूंगा, कोई बता सकता? इसमें क्या मार्गदर्शन था? वो 23 साल से कोर्ट के चक्कर खा रहे थे मजदूर।
हाई कोर्ट ने इंटरप्ट किया, हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने इंटरप्ट किया और ऐतिहासिक फैसला दिया, वो भी एक कॉम्प्रोमाइज हुआ। उन्होंने बोला ये जो लैंड है, इस लैंड को सेल आउट करेंगे और जो भी पैसा आएगा वो इन लेबरों को दिया जाएगा। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, मतलब कोई टारगेट है क्या उनका नाम 25 बार छापना ही है इस किताब में? अनिवार्य है तो फिर कह नहीं सकते। अब मैं नेता प्रतिपक्षी को आमंत्रित कर रहा हूँ, 1 मिनट में समाप्त करूँ जी। नहीं वे बोल रहे हैं तो 2 मिनट का नहीं भाई, 1 मिनट पूरा दिया मैंने, 1 मिनट और दीजिए मेरा। चलो 1 मिनट नेता प्रतिपक्ष की तरफ से। बिंदु 15 में जल जीवन मिशन का जिक्र किया है। जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री जी के नाम पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है। मैं इसमें कहना चाहूंगा, मानी चंबल का रेत उपयोग हो रहा है भिंड जिले में। अभी एक मीटिंग हुई थी, उसमें आदरणीय राकेश शुक्ला जी भी अध्यक्षता कर रहे थे। मैंने वहां पर भी बोला, मैंने कलेक्टर को भी बोला कि तुम सब लोगों के संरक्षण में हो रहा है। थोड़ी गर्मा गर्मी भी हुई, लेकिन सच बोलने में कोई दिक्कत नहीं। मैं अपनी पार्टी के अंदर भी सच बोलने के लिए जाना चाहता हूँ अध्यक्ष, में कहीं सच बोलने से चूकता नहीं हूँ। मैं एक और इसमें रमटा निदौली गांव में एक टेंडर था जल जीवन मिशन का, उसमें लोएस्ट बिड क्वालिफाई हो गई, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी इस आधार पर उसको निरस्त कर दिया गया कि वरिष्ठ अधिकारी 1.5% का कमीशन मांग रहे थे। मैं इस चीज को प्रूफ भी दे दूंगा, यदि कोई चाहेंगे, माननीय मंत्री जी जानना चाहेंगे तो 1.5% का कमीशन नहीं दिया तो लोएस्ट बिड को बिना किसी बड़े आधार के कैंसिल कर दिया। ये चल रहा है मध्य प्रदेश में। माननीय अध्यक्ष जी कुछ मैं शॉर्ट में कर देता हूं क्योंकि आपने थोड़ा समय सीमित कर दिया है। बिंदु 19 में लिखा है 280 लोगों को स्वरोजगार योजना के तहत राशि प्रदान करी 15 करोड़। अब 280 लोगों के लिए वाहवाही मान रहे, विफलता है या सफलता? 280 लोग प्रति जिला मानेंगे तो 5 लोग। पूरे ओबीसी माइनॉरिटी के लिए एक जिले में 5 लोगों को ये लोग पैसा दे रहे हैं और वाहवाही बोल रहे हैं। मैं तो इसको मेरे को लगता है महामहिम जी विफलता बता के गए, सफलता नहीं बता के गए। इसी प्रकार से बिंदु 26 में मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति बोला है 388 करोड़ दी 14 लाख लोगों को। जब मैंने दोनों को भाग किया तो एक व्यक्ति को दी 2,771 रुपए। 2,700 रुपए 2,771 रुपए में क्या आता है? मोबाइल का बिल, बिजली का बिल जो है, इंटरनेट का बिल भर के निकल जाते हैं। स्कॉलरशिप की क्या वाहवाही। मानी बिंदु 27 में, ये मुरैना से जुड़ा हुआ है, ये मैं इसको एक बार जरूर बोल दूं। बिंदु 27 में कहा गया रिकॉर्ड 7 लाख लोगों को मुरैना जिले में 7 लाख युवाओं को 5,000 करोड़ के स्वरोजगार ऋण वितरित किए गए हैं। बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसको डिवाइड किया, 5,000 करोड़ को 7 लाख से डिवाइड किया तो एक व्यक्ति को माननीय अध्यक्ष मिला लगभग 70,000 रुपए। 70,000 रुपए में ये कह रहे हैं कि अब वो अपना रोजगार स्थापित कर देगा। 70,000 रुपए में अगर कंप्यूटर और अपने ऑफिस की टेबल भी खरीदना चाहेगा तो नहीं आएगी। मुझे लगता है 70,000 रुपए में वही हो सकता है जो इनके नेशनल लीडर ने बोला, कोड़ा तलने वाली जो स्कीम है। 70,000 रुपए में उससे ज्यादा। कृपया समाप्त कर जी, कंक्लूड कर दो जल्दी। मैं अध्यक्ष जी अपनी बात को सिर्फ यही कह के कंक्लूड करना चाहूंगा कि इसके बिंदु 53 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो हेली पर्यटन योजना को शुरुआत करेंगे। बहुत अच्छी योजना है, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद दूंगा, लेकिन जब शुरुआत हो जाएगी तब दूंगा। पीताम्बरा पीठ मां पीताम्बरा बाई का मैं, मेरा पूरा परिवार भक्त है। ओरछा, चित्रकूट, उज्जैन सबसे जोड़ा जाएगा। बहुत अच्छी पहल है। और एक बात और कहूंगा, आखिरी बात, कि बिंदु 55 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री अधिवक्ता योजना के अंतर्गत राशि दी गई अधिवक्ताओं को। अधिवक्ता राशि नहीं मांग रहे, अधिवक्ताओं ने 2 मांग रखी है। एक मांग रखी है उन्हें एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट, तो मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं सरकार से कि उसको लागू करना चाहिए। और दूसरी अधिवक्ताओं की मांग है कि भोपाल में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित होनी चाहिए। इन दोनों मांगों को मैं आपके माध्यम से चाहूंगा सरकार ध्यान आकर्षित हो उनका भी। बहुत बहुत